सरलता सज्जनता की प्रतिमूर्ति आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि एवं निष्पक्ष निर्णायक मंडल को मेरा सादर प्रणाम। मैं साक्षी दिवाकर चूड़ियों की झंकार वाले फिरोजाबाद जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने उद्बोधन के साथ आप सभी के समक्ष इस सम्मानित मंच पर उपस्थित हुई। भारतवर्ष, भारतखंड, जम्मूद्वीप, इंडिया, हिंद, वतन, आर्यभट्ट और हिंदुस्तान जैसे कई नामों एवं अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से पहचाने जाने वाला भारत, जो मोहब्बत और नफरतों के कई पड़ावों से होकर गुजरता है, उस भारत के लोगों का ध्यान हमें सर्वप्रथम इस तथ्य की ओर आकर्षित करना होगा कि अकेला मैं कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा होता है हम, और ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर सकते। क्योंकि साथियों, जब किसी अभियान में हम जुड़ जाता है, सबका साथ जुड़ जाता है, तो उस अभियान का परिणाम अद्भुत ही साबित होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण सिद्ध हुआ कोरोना टीकाकरण अभियान। क्योंकि कोरोना महामारी की शुरुआत में आशंकाएं जताई जा रही थी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए इतनी भयानक बीमारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए ये भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन आखिर यहाँ कैसे संभव होगा। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है सबका साथ और सबको साथ लेकर चलना। एक लहर समुद्र को गतिमान बना देती है, कोयल निरे निर्जन को स्वरवान बना देती है। ये दो बाहें जमाने भर में क्या न कर देंगी जनाब, जब ये पूजा पत्थर को भगवान बना देती है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन दो बाहों की, जिसकी एक बाह ईश्वर की पूजा करती है तो दूसरी अल्लाह की नमाज पढ़ती है। मैं बात कर रही हूँ बौद्ध सम्राट अशोक की, जिन्होंने इस देश को एक सूत्र में पिरोया और विश्व भर में भगवान बुद्ध के अहिंसा संदेश को प्रचारित किया। मैं बात कर रही हूँ हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की, जिन्होंने अखंड भारत की संकल्पना प्रस्तुत की और भारत को एक स्वर्णयुग प्रदान किया। मैं बात कर रही हूँ मुस्लिम सम्राट अकबर की, जिन्होंने सुलह के माध्यम से सर्वधर्म समभाव और धार्मिक सहिष्णुता को मध्यकालीन भारत में मूर्त रूप प्रदान किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन दो महापुरुषों की, जिनकी साझेदारी और धर्म जाति भेदभाव से परे बुद्धिमान मस्तिष्कों ने हमारे राष्ट्र को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 11 मई 1998 की। इतिहास का वो दिन जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम की जोड़ी ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंककर भारत का सबसे बड़ा और सबसे सफल परमाणु परीक्षण कर स्थापित कर दिया कि ये होता है सबका साथ और देश का विकास। 195 देश है इस दुनिया में। हमारे दिल में सबके लिए आदर एवं प्रेम भाव की भावना है, लेकिन जब बात हमारे हिंदुस्तान की आती है तो छाती खुद से छप्पन हो जाती है। क्योंकि मान्यवर इतिहास साक्षी है कि यदि 1947 से पहले एक स्वतंत्र भारत के लिए देश पर न्यौछावर हो जाने वाले स्वतंत्रता संग्रामियों ने भी अपने हाथों को पीछे खींच लिया होता, तो आज जो हिंद सौराष्ट्र की एक आवाम यहाँ एक साथ बैठी हुई है ना, वो एक साथ बैठने की बजाय अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी में लगी होती और एक स्वतंत्र भारत का स्वप्न शायद स्वप्न ही रह जाता। आज यदि हम एक सर्वशक्तिशाली देश की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो उसके लिए सर्वप्रथम हमें उसकी नींव को मजबूत बनाए रखना होगा, जिसके लिए हमें देश के विकास से पहले जरूरत है एक विकसित समाज की, विकसित समाज से पहले जरूरत है एक विकसित परिवार की। क्योंकि परिवार एक ऐसा घोंसला है जहाँ से अलग अलग पक्षी हौसले की उड़ान भरकर निकलते हैं, जिनमें से कोई प्रधानमंत्री के, कोई राष्ट्रपति के, कोई वैज्ञानिक के, कोई डॉक्टर के, तो कोई शिक्षक के पद पर जाकर बैठता है। लेकिन महोदया, एक राष्ट्र का निर्माण सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से नहीं होता। राष्ट्र का निर्माण हवलदारों, सफाई कर्मचारियों, तांगा रिक्शा, टेम्पो चलाने वालों, दुकानदारों, मजदूरों, किसानों व सैनिकों के निस्वार्थ योगदान से भी होता है। किसी भी देश के विकास का अंदाजा हम सिर्फ ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से नहीं लगा सकते। हमें ये देखना होगा कि फुटपाथ पर चलने की जगह कितनी है। यदि सबके साथ की बात करें तो हम जिस देश के वासी हैं, वो देश जो संविधान पर टिका है, जो संविधान हमें आपस में ऐसी बंधुता बढ़ाने हेतु कहता है, जो किसी भी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता हो, वह संविधान भी 395 अनुच्छेदों, 22 भागों व 12 अनुसूचियों से मिलकर बनता है। और इसे संविधान के अनुच्छेद 79 में जो संसद की बात की गई है, वह संसद भी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और इन सभाओं में भी कोई एक नहीं बल्कि 800 से ज्यादा सांसद आकर शामिल होते हैं। जनाब, ये एक ऐसा देश है जहां जनाजा भी अकेले नहीं निकाला जा सकता, उसमें भी 4 कांधों की जरूरत पड़ती है। लेकिन महोदया, मैं वक्त की नजाकत को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि इस तस्वीर को अनदेखा या नकारा
कि आपको क्या करना है। क्योंकि यदि आपने भी इन सौदागरों का साथ दिया तो ये भगत के इनकलाब, तिलक के स्वराज, नेहरू की शांति, आजाद की क्रांति, गांधी की सत्याग्रह और टैगोर के जन गण मन के साथ छलावा होगा। और इस छलावे के भागीदारी होंगे आप, मैं और ये संपूर्ण समाज। आज जो हमारा देश एक विकासशील यानी निम्न मध्यम आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में आता है, उसे हम विकसित देशों की श्रेणी में देखने की कल्पना कर रहे हैं। और यदि अब तक ऐसा संभव नहीं हो पा रहा तो मानवर उसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा जातिवाद व संप्रदायवाद। तो सर्वप्रथम मैं बात कर रही हूँ भ्रष्टाचार की। हमारे देश से भ्रष्टाचार की समस्या तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक हम भ्रष्टाचार के आगे जुड़े जुगाड़ शब्द का बहिष्कार नहीं करते थे, क्योंकि इसी जुगाड़ की आड़ में हम बिना दस्तावेजों और हेलमेट के वाहन चलाने पर भी मात्र 200 रुपए देकर छूट जाते हैं। इसी जुगाड़ की आड़ में हम तो टैक्स बचाने के लिए वाहनों को किनारे से निकाल लेते हैं और इसी जुगाड़ की आड़ में हम चुनाव की टिकट से लेकर क्रिकेट की विकेट तक खरीद लेते हैं। अरे गुड़ खाकर गुलगुलों से परहेज का ढिंडोरा पीटना तो कोई हमसे सीखे। हम ही इन छोटी छोटी जुगाड़ों को भ्रष्टाचार का एक बड़ा रूप दे देते हैं और फिर हम ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं। हल्ला भ्रष्टाचार का करते हैं सब कोई, जो बदले निज आचरण तो हल्ला काहे कोई। महोदया, जय हिंद का नारा एक मुसलमान द्वारा दिया गया। पूर्ण आजादी की मांग करने वाले पहले व्यक्ति मौलाना हजरत मोहम्मद, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बात सबको बोलने और समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जात पात के फेर में उलझी रही सब लोग, मानवता को खात गई रहदास जात कर जो लोग। जनाब, मुझे आज धर्म जात पात का मुद्दा सबसे बड़ा इसलिए लगता है क्योंकि इसी की आड़ में जब अंग्रेजी शासन को यह गीत गया था कि आजादी का अगला बिगुल बंगाल से ही बजेगा, तो अंग्रेजों ने ऐसा जहर बोया कि एक तरफ हिंदू मुसलमानों को आपस में भिड़वा दिया और दूसरी तरफ अखंड भारत के पूर्वीय राष्ट्र बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित करवा दिया। आज हमारे हिंद सौराष्ट्र में जातिवाद व संप्रदायवाद की समस्या एक विघटनकारी ताकत के रूप में दिखाई दे रही है और देश की कमजोरियों के मुख्य कारणों में से एक नजर आ रही है। मान्यवर, यदि समय रहते इस व्यवस्था को ठीक ना किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये रोग संपूर्ण मानवता को निकल जाएगा और हम बस हाथ पर हाथ धरे देखते ही रह जाएंगे। लेकिन 130 करोड़ हिंदुस्तान का एक हिस्सा हूं मैं। 130 करोड़ हिंदुस्तान का एक हिस्सा है आप। मैं अपने अंदर का भेदभाव समाप्त करती हूँ, आप अपने अंदर का भेदभाव समाप्त कीजिए। देश में पनपता यह भेदभाव स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। व्यवहारिक शब्दों में कहूँ तो देश का साथ ना घड़ी की उन सुइयों की तरह होना चाहिए जिसमें भले ही एक छोटी हो, एक बड़ी हो, एक धीमी हो, एक तेज हो, लेकिन जब किसी के 12 बजाने हो तो सब एक साथ हो, क्योंकि अक्सर तिनके से बना छप्पर मूसलाधार बारिश को भी रोक देता है। तो चलिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाले इस महामंत्र को अपनाएं इस उद्देश्य के साथ कि जब गरीब की 2 बाल्टी पानी बचत के साथ साथ अमीर के स्विमिंग पूल से भी 25 लाख लीटर पानी का योगदान मिले। जब हम हर उत्पाद को लोकल फॉर वोकल के तहत मेड इन इंडिया का लेबल देकर खरीदें, जब हम मूल कर्तव्य 5 और 9 के तहत समरसता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और सामूहिक संपत्ति की सुरक्षा का बीड़ा उठाएं, जब हम स्वयं ही अपनी आय से निर्धारित कर भुगतान करें, जब देश के हर नौजवान नागरिक को मन लुभावन बातों की जगह के स्थायी समाधान रोजगार की सौगात मिले और जब नेता से अभिनेता और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी मीडिया भी राष्ट्र निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाए, जब देश या राज्य में चुनाव आने पर बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें की जाए और जब देश हित में चलाए गए अभियानों को हम दिखावे के लिए नहीं अपितु दिल से अपनाएं। साथियों, भाषण का मतलब ये नहीं होता कि मैंने बोला, सबने बोला, आपने सुना, पुरस्कार मिला और चल दिए। भाषण का असली मतलब होता है कि हमारे द्वारा बोली गई यदि 2 बातों को आप पकड़े और उन्हें अपने विचारों से शुद्ध करके दूसरों तक पहुंचाए, तब जाकर हमारा बोलना और इस कार्यक्रम का आयोजन होना सार्थक सिद्ध होगा। अंततः इतना और कहूंगी कि किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति और विरासत के सहेजे हुए विकास हेतु निरंतर प्रयास करता है। धन्यवाद। जय हिंद।